हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज हमारा टॉपिक है शांति बिल। और तो शांति बिल की फुल फॉर्म पहले तो आपको पता होनी चाहिए क्या होती है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बिल है जो न्यूक्लियर एनर्जी के उस पे इंट्रोड्यूस किया गया है। बहुत कंट्रोवर्शियल भी है क्योंकि अपोजिशन पार्टी कह रही है कि देश को बेचने वाला बिल है, क्योंकि आपने अपनी न्यूक्लियर सिक्योरिटी को एक तरीके बेच दिया और न्यूक्लियर एनर्जी को हम जो है एक्सपेंशन के नाम पे हम जो है कॉरपोरेटाइज कर रहे हैं इसको, जिससे काफ़ी रिस्क है नेशनल सिक्योरिटी पे। क्योंकि काफ़ी एक्सीडेंट हमने देखे हैं, जैसे चेरनोबिल यूक्रेन में हुआ था, फुकुशिमा 2011 में एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था। तो इसके रिस्क को बढ़ाने वाला इस बिल को हमारा अपोजिशन एलिज कर रहा है। पर बिना पॉलिटिक्स में घुसते हुए हम ये जानेंगे कि ये शांति बिल है क्या, और इसके पॉजिटिव क्या है और इसके नेगेटिव क्या है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो शांति बिल मैंने फुल फॉर्म तो आपको बता ही दी है इसकी। तो सबसे पहली बात, जो इस पे चेंज लेके आया हमारे न्यूक्लियर एडमिनिस्ट्रेशन में, कि हमने क्या क्या बोल दिया कि अब प्राइवेट सेक्टर भी पार्टिसिपेट कर सकता है। और जो हमने एक डेकेड लॉन्ग मोनोपोली थी एटॉमिक एनर्जी प्रोडक्शन में, वो ख़त्म करी है। हम एक तरीके न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करा चाह रहे हैं न्यूक्लियर सोर्सेज से। तो न्यूक्लियर रिसोर्स से हम एनर्जी प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, और उसको बढ़ाने के लिए, जैसे अभी हम एनर्जी किस चीज़ से बनाते हैं, कोल से बनाते हैं और फॉसिल फ्यूल्स इन द सेंस, और रेन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर हो गया, विंड हो गया, हाइड्रो पावर हो गया। तो न्यूक्लियर भी एक ऑप्शन हो सकता है जिसपे अभी इंडिया बहुत लैग कर रहा है असल में। तो इसको बढ़ाने के लिए, कि इसको अभी जैसे 2% हम इंडिया कर रहा है, तो इसको कम से कम 15-20% एक एनर्जी मिक्स में लाने के लिए तो गवर्नमेंट इस बिल को लेके आया। क्यों लेके आया है भाई? साफ सीधी बात है, 2015 में जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, और ग्लासगो में जो इंडिया ने कहा था कि भाई 2070 तक नेट ज़ीरो एमिशन। भाई हम फॉसिल फ्यूल को जो एनर्जी बना रहे हैं, हम इसको कम करना चाह रहे हैं, हम इसको ख़त्म नहीं करना चाह रहे हैं कि नेट ज़ीरो हो जाए, और हमारे जो एनर्जी है वो उसका मेजॉरिटी सोर्स रेन्यूएबल सोर्सेज से आए, और मतलब नॉन फॉसिल सोर्सेज से आए। ठीक है, जितना हो सके ग्रीन हो। पर असल बात यह है कि रिन्यूएबल सोर्सेज आर नॉट दैट रिलायबल भाई। अगर आप सोलर एनर्जी की बात करो तो उस दिन क्या करोगे जिस दिन बारिश हो रही है, या फिर ठंड का टाइम है, फॉगी वेदर है। विंड अगर आ रही है कि आज विंड इतनी तेज चल नहीं रही है, तो दे आर नॉट रिलायबल एज सच। तो एक इस न्यूक्लियर एनर्जी एक अल्टरनेटिव पैदा करता है, जो कि एक रिलायबल सोर्स है। ठीक है, और कंपैरेटिवली इज जो है लेस पोल्यूटिंग है उससे, फॉसिल फ्यूल से। पर न्यूक्लियर एनर्जी के अपने अलग खतरे हैं, जो जैसे यूक्रेन में चार्नोबिल में हो गया था, और जापान में फुकुशिमा डिज़ास्टर हुआ। यूक्रेन में तो भैया वो पूरा चार्नोबिल एरिया ही ख़त्म हो गया, वो गांव का गांव ही अबैंडन कर दिया लोगों ने, और आज भी वो अबैंडनड ही है, आप गूगल पे करके देख सकते हैं। और फुकुशिमा की बात करें तो अभी तक वो लोग हैवी वाटर को सेव करके रखा हुआ उन्होंने। ठीक है, जो कंटेमिनेशन हुआ था अब धीरे धीरे करके उसको निकाल रहे हैं। तो एक रिस्क यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब गार्ड रेल्स की, अब जब यहाँ बात हमने की कि भैया इसमें तो अपना एनर्जी मिक्स को बढ़ाने के लिए कि हमने जो है प्राइवेट कंपनियों को हमने इंट्रोड्यूस किया है कि भाई कि आप आइए प्रोड्यूस कीजिए, और हमने मोनोपोली ख़त्म करी है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की। और जॉइंट वेंचर्स हमने अब कहा इंट्रोड्यूस करें कि आप बनाइए, इंडियन कंपनीज़ को, इवन फॉरेन कंपनीज़ भी आके बना सकती हैं। और गार्ड रेल क्या है भाई? हमने गवर्नमेंट को भाई ये भी देखना है सेंसिटिव एरिया, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी के ड्यूल यूज़ है। ठीक है, तो यूरेनियम एनरिचमेंट, ये काफ़ी अभी ईरान का झगड़ा जो चल रहा है यूएस के साथ यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए चल रहा है, क्योंकि आप बम भी बना सकते हो यार। ठीक है,
एक वही वाली बात है, चाकू आप मर्डर भी कर सकते हो और फ्रूट्स भी काट सकते हो। तो वो वाली थी, आप क्या यूज़ कर रहे हो। और फ्यूल सेंसिंग का रिप्रोसेसिंग, मतलब यार आप न्यूक्लियर वेस्टेज जो होता है, न्यूक्लियर वेस्ट जो प्रोड्यूस होता है, उसका आप क्या कैसे रिप्रोसेस कर रहे हो, कितना आप उसको रिप्रेस कर रहे हो। और हैवी वाटर प्रोडक्शन जो हो रहा है उसको क्या क्या यूज़ कर रहे हो, जैसे फुकुशिमा में न्यूक्लियर डिजास्टर में देखने को मिला था। तो एनालिसिस क्या है भाई, द मॉडल एम कर रहा है कि भाई जो 15 लाख करोड़ नीडेड है 100 गीगावाट टारगेट का, ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर अलोन इतना नहीं कर सकता। 100 गीगावाट हमने एम रखा है और इसके लिए 15 लाख करोड़ चाहिए, तो पब्लिक सेक्टर अकेला इतना नहीं कर सकता प्रोडक्शन में, और इतना पैसा भी नहीं है। तो इसलिए हमें प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है यहाँ पर। अब अगली बात करें तो भाई लाइबिलिटी रिफॉर्म। अब लाइबिलिटी रिफॉर्म क्या हो गया कि भाई ग्लोबल हमने क्या है, राइट टू रिकोर्स जो होता है, कि भाई हमने जो लाइबिलिटी है कि भाई कुछ गड़बड़ हो जाती है, कोई न्यूक्लियर डिजास्टर हो जाता है, उसका सारा सिविल लाइबिलिटी यानी उसका सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ऑपरेटर की होगी, जो ऑपरेटर चला रहा है, ठीक है, उस न्यूक्लियर साइट को। तो अगर कोई बाई चांस एक्सीडेंट होता है तो वो जो कंपनी उस न्यूक्लियर प्लांट को चला रही होगी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और वही अकाउंटेबल होगा। तो इंडिया इससे लाइन हो जाता है कन्वेंशन, सप्लीमेंट्री कन्वेंशन फॉर कंपनसेशन फॉर न्यूक्लियर डैमेज के लिए, ठीक है। अब इससे फ़ायदा क्या है यार, इससे फ़ायदा है कि हमें सप्लाई मिल सकता है, ठीक है, आसानी से। क्योंकि अभी जब इंडिया ने क्लिंडा लिया था, सिविल क्लिंडा एग्रीमेंट किया था किसके साथ, यूएसए के साथ, कि भाई हमारे जो सिविल एग्रीमेंट हुआ था, सॉरी जो सिविल एग्रीमेंट हुआ था तो यूएसए के साथ, तो हमने वो इसलिए किया था कि इंडिया में न्यूक्लियर एनर्जी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो। बट फिर हम क्लिंडा लेके आए जिसमें हमने जो लाइबिलिटी थी वो ऑपरेटर के ऊपर भी डाली और सप्लायर के ऊपर भी डाल दी। तो इंडिया के पास जो मशीन्स थे, इक्विपमेंट्स थे न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, वो नहीं आए, और इन्वेस्टमेंट्स न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोडक्शन करने के लिए आया ही नहीं, जिस वजह से जो न्यूक्लियर एनर्जी का इंक्रीज होना चाहिए था प्रोडक्शन में, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में, एनर्जी प्रोडक्शन में, वो नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। क्यों? क्लिंडा की वजह से। क्लिंडा क्या है? सिविल लाइबिलिटी न्यूक्लियर डैमेज एक्ट है, ठीक है, जिसमें हमने सारा ठेका ही कह दिया, सारी अकाउंटेबिलिटी ऑपरेटर और सप्लायर की है। पर अब हमने इस बिल, शांति बिल क्या करता है कि सारा ठेका ऑपरेटर ने ले लिया, ठीक है। जब ऑपरेटर ने ठेका ले लिया है तो अब ऑपरेटर जाने, जो ऑपरेटर कौन भाई, वो कंपनी जो न्यूक्लियर प्लांट चला रही है। अब कंट्रोवर्सी क्या है, अब भाई मान लो मेरी कंपनी है, मैं टाटा हूँ और मैं न्यूक्लियर प्लांट चला रहा हूँ, या फिर मान लो मैं अडानी हूँ और मैं न्यूक्लियर प्लांट चला रहा हूँ और सारे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मैं फॉलो कर रहा हूँ, सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहा हूँ, पर सप्लायर ने जो मेरे को इक्विपमेंट दिया, जो मुझे टूल दिया, वो फॉल्टी निकल गया और एक्सीडेंट हो गया। अब मेरी क्या गलती उसके अंदर, ठीक है। अब मेरी उसमें गलती नहीं है तो मैं, पर मेरे को फिर भी जो है अकाउंटेबल होना पड़ेगा और मुझे कंपनसेशन भरना पड़ जाएगा, नुकसान तो मेरा हो गया ना। तो ऑपरेटर डरेंगे आने में, और इससे जो है एक सेटबैक के तौर पे देखा जाना चाहिए इस चीज़ को, ये कोई अच्छी बात नहीं है। और लायबिलिटी कैप में आपने कहा कि भाई जो है 3,000 करोड़ तक अपने प्लांट साइज को बेस किया कि भैया इससे ऊपर आप जो है मुआवजा नहीं दोगे अगर बाई चांस एक्सीडेंट होता है। पर आप एक बात देखो, जो भी एक्सीडेंट हुए, जो चेरनोबिल यूक्रेन में हुआ, पूरा का पूरा गांव उजड़ गया, ठीक है, और गांव को कह रहा हूँ यार, पूरा सिटी उजड़ गया। आप देखोगे वहाँ पे अम्यूजमेंट सारे अबैंडन पड़े हुए हैं चेरनोबिल के अंदर। और फुकुशिमा देखेंगे कि भाई जापान को कितना खर्चा उठाना पड़ा है अपनी सिटी को वाटर सप्लाई करने के लिए और सब करने के लिए। तो ये एक रिस्की फैक्टर है और ये नेगेटिव साइड है अगर आप देखा जाए तो। रेगुलेटरी, देखिए रेगुलेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग भाई। रेगुलेशन एक एम्पायर की तरह है, अगर एम्पायर ही बिक गया तो भैया वही वाली बात है, लोकतंत्र चल रहा है चलने दो। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट वाली बात है।
जैसे अभी जैसे जो दिल्ली में अभी रोड रेज के एक्सीडेंट हुआ, उसमें लोग जब आप गवर्नमेंट आपके इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट ही नहीं करी तो ऐसे एक्सीडेंट क्रिएट होंगे। और जैसे दूसरी बात है, एफएसएसआई की बात करते हैं कि फूड क्वालिटी बनाने वाला है, के लिए हमने फूड क्वालिटी को रेगुलेट करने की बॉडी है वो, पर क्या वो फूड क्वालिटी रेगुलेट कर रही है? कर रही है? नहीं कर रही है। ढंग से अपना काम वो भी नहीं कर रही है। आज देखते हैं डायरिया के कितने केसेस आ रहे हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स पे काम कर रहे हैं जो है वो कितना इस तरीके से बेच रहे हैं। और आप जितने नूडल्स देख रहे हैं कितने ज़्यादा लेड वगैरह है, लेकिन एफएसएसआई क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा। तो ये होता है जब रेगुलेटर बेकार हो। और एक ब्लॉट होता है इमेज में, रेगुलेटर मस्ट बी अ वेरी स्ट्रिक्ट एंड स्ट्रांग, ठीक है, तभी आपका जो बॉडी है, जो आपका कंट्री है, वो डेवलप करता है, वो आगे बढ़ता है। जब तक आपका रेगुलेटरी लैकी सा होगा तो वो हो गया काम, बेड़ा गर्क। जो इंडिया में देखने को मिलता है, यहाँ पे दो में से हर तीन में से एक रेगुलेटर निठल्ला है, जिसमें से एक एफएसएसआई है। और जैसे अब बैक टू द टॉपिक, अब रेगुलेटरी इंडिपेंडेंस में भाई हमने रेगुलेटरी स्टेटस किसको दिया है? एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड को। और इसको हमने अकाउंटेबल किस किया? पार्लियामेंट के। दैट्स अ वेरी गुड मूव, ठीक है। जब आप पार्लियामेंट में के इससे अकाउंटेबल होगे तो आपको ज़्यादा उसमें आओगे लाइट में। और जो है पार्लियामेंट आपसे बार बार पूछ सकती है आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। बट अब इस यहाँ तो आपने अच्छा काम कर दिया, बट लोगों से एक साइड छीन लिया कि आप गवर्नमेंट की मर्जी होगी कि वाइड के न्यूक्लियर की रिस्ट्रिक्टेड है कि नहीं है। देखिए, न्यूक्लियर एनर्जी इज़ अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, ठीक है। समझते हैं कि मैं न्यूक्लियर एनर्जी के ड्यूअल यूज होते हैं, पर वट है गवर्नमेंट हैज़ गोन हेयर इज दैट कि इनको क्लैरिफाई कर देना चाहिए था। दे शुड क्लैरिफाई दैट कि that information regarding the nuclear energy which is used for military purpose shall be classified, ठीक है। तो इनको वो क्लासिफाइड करना था जो सिविल यूज में न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है, उसको उस क्लासिफिकेशन में डालना ही नहीं चाहिए था, ठीक है। आपको एक क्लैरिफिकेशन देंगे, ट्रांसपेरेंट रख दो कि ये इन्फॉर्मेशन हम नहीं दे सकते, दैट्स इट। और फिर एनालिटिक्स ने ये कहा कि भाई अब ये आप सीक्रेसी करोगे तो विसल ब्लोइंग होने नहीं होगा, ठीक है। आप करप्शन करते रहो, कुछ करते रहो, पता ही नहीं लगेगा। तो ट्रांसपेरेंट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी होगी तो ट्रस्ट आएगा। और हर रेगुलेटर की मैं इस रेगुलेटर की बात नहीं करूँगा, हर रेगुलेटर में, चाहे वो एफएसएसआई हो, चाहे वो अब ये नया एटॉमिक एनर्जी हो, ठीक है। अब आप देखो, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, कंपटीशन को रेगुलेट करता है, ठीक है, कितना अच्छा काम कर रहा है। मोनोपोली नहीं होने देता बिल्कुल भी। हाल ही में उसने फाइन लगा दिया गूगल पे, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि सारे निठल्ले हैं, बिल्कुल नहीं। एफएसएसआई निठल्ला है, ये एक एग्जाम्पल दिया है मैंने। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इज डूइंग अ वेरी गुड वर्क, ठीक है। और अब फोकस क्या किया है? स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर पे। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर पे जो फोकस है हमारा कि भाई हमने इसके ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर पे पहले बात तो हमारा फोकस क्या है, हमें ये पता होना चाहिए। तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर पे हमारा फोकस हमने इसलिए रखा कि भाई आप जानते होंगे कि कई इंडस्ट्री स्टील के लिए स्टील बनाती हैं और वो स्टील बना रही हैं, कोई फैक्ट्रियाँ रिमोट एरियाज़ में काम कर रही हैं, तो वो क्या करती हैं, लोकली ही कोल का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं वर्क करने के लिए। क्योंकि कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर अभी भी 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं होता है, तो वो लोकलाइज इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करके वर्क करती हैं, फंक्शन करती हैं। तो ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर उनके लिए है कि भाई वो कोल का यूज़ करने के बजाय जो है इनका न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ करें, जो बहुत जो है स्मॉल होगी, जो इनके ऑपरेशन के लिए सफिशिएंट होगी। और इससे क्या होगा, एमिशंस कम होंगे। तो
एमिशंस कम होंगे और जो है नेट ज़ीरो की तरफ इंडिया जाएगा। और डीकार्बनाइजेशन में आपका फ़ायदा है। तो 2025 और 26 के बजट में 20,000 करोड़ इसके लिए सेटअप कर रखा है कि भाई ठीक है। आप एस्पेक्ट्स आप देख सकते हो। आप प्रोस की आप बात करें तो भाई फाइनेंस में हमारा जो मैसिव प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारा अनलॉक हो चुका है। भाई जो इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा था, जो सप्लायर डर रहे थे इन्वेस्टमेंट करने से कि भाई हम अगर अब खराब होएगा तो हमें मुआवजा घर जाना बढ़ना पड़ जाएगा, तो अब वो नहीं है, तो अब आएगा। अब कौन सा क्या है भाई, न्यूक्लियर एनर्जी ना एक बड़ा हाथी है, ठीक है। उनको भाई वो वाली बात है इनका कि अगर मैं आज 100 रुपये निकल लगा रहा हूँ ना, तो 100 रुपये से मेरे को जो इस मान लो 5 रुपये का प्रॉफिट ना 10 साल बाद आएगा। तो ये इसमें आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा, पेशेंस रखेंगे। जेस्टेशन पीरियड इनका बहुत बड़ा है सोलर और विंड से। अब प्रोस में एक बात करें भाई, इन्वेस्टमेंट के लिए ग्लोबल टेक्नोलॉजी जायंट्स अपने आप आएंगे, जब मैंने कहा। अब पर कौन इसका क्या है भाई, पोल्यूटर प्ले प्रिंसिपल वे वीकन हो गया, जब मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई 3,000 करोड़ से ऊपर नहीं तो करोगे, और सप्लायर जो है लाइबिलिटी से पूरा ही हट गया। और अगर बाई चांस हबी नबी कुछ हो गई तो ये भी एक बड़ी दिक्कत है कि कुछ हबी नबी होगी 3,000 करोड़ में रफा। आप जब इसका एग्जांपल आप भोपाल गैस स्ट्रेटजी ले सकते हो, पे कितना भोपाल के कितने लोगों को विक्टिमाइज हुआ। आज तक वो लोग विक्टिम्स जो हैं कोर्ट के केसेस के कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं जस्टिस के लिए। तो ये सब देखना जरूरी है। सेफ्टी की बात करें भाई, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड स्टैट्यूटरी इंडिपेंडेंस हमने इसको दी है, बट इट शुड वर्क लाइक कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, नॉट एफएसएसआई, ठीक है। और कौन से की बात करें भाई, रेगुलेटरी की। अब यहाँ पे देखिए ये गड़बड़ है कि भाई कैप्चर रिस्क का खतरा क्यों, एग्जीक्यूटिव जो टाइड है वही ढिठल्ली बात जो एफएसआई के झेल रही है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव लगाएगा तो वही ब्यूरोक्रेसी के अंडर आ गई। अब इसमें ये बात है कि एम्पायर बिक गया। जैसे कंपटीशन कमीशन का नेचर है वैसे ही अपॉइंटमेंट इसमें होना चाहिए। और ट्रांसपेरेंसी की बात करें भाई, नेशनल सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक डाटा वो तो हमने कर दिया, पर हमें डिस्टिंक्ट बताना चाहिए कि भाई हम ये इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे सकते जो मिलिट्री यूज़ के लिए है या फिर जो है नेशनल सिक्योरिटी के लिए, हम वो नहीं बताएंगे। बट जो सिविल न्यूक्लियर के लिए प्लांट के लिए जो इन्फॉर्मेशन है, जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, वो आपको बताना चाहिए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू। और यार वीडियो थोड़ा इसलिए लेट आया तो थोड़ा सा बिजी हूँ मैं। और दूसरा यार आपका वो कुछ क्या बोलते हैं, आप लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ शेयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यार मोटिवेशन मिलता है इससे बनाने का, नहीं तो इंटरेस्ट चला जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय।